सोशियोलॉजी पार्ट 1 की रिवीजन कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 6 तक हमने जो है वो रिवाइज कर लिए सिलेबस। तो आज हमारा चैप्टर नंबर है 6, ये है सोशल स्ट्रक्चर पे। सोशल स्ट्रक्चर में 2-3 टॉपिक उन्होंने बताया है, एक है स्टेटस पे है और एक है रोल पे, तो और एक है रोल कन्फ्लिक्शन पे। तो इन रोल कन्फ्लिक्शन और रोल की आगे से टाइप्स हैं, 2 ही इसमें बेसिक टॉपिक हैं। एक है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस एक ऐसी पोजीशन है बंदे की जो उसको दूसरे लोगों से जो है वो डिफरेंट करती है। जो एक बंदे की पोजीशन एक सोशल ग्रुप है, तो उस सोशल ग्रुप में एक बंदे की जो पोजीशन है वो उसका क्या कहलाएगा? स्टेटस। तो इसकी टाइप्स हैं स्टेटस की। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एस्क्राइब्ड स्टेटस और एक है अचीव्ड स्टेटस। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस ऐसा स्टेटस है जो जब बच्चा कोई पैदा होता है सोसाइटी में, तो उसके पैदा होते ही उसके साथ ये स्टेटस मुंसलिक कर दिया जाता है। जैसे वो किसके घर में पैदा हुआ है, ये उसका स्टेटस है। वो लड़की है, ये लड़का है, ये उसका स्टेटस है। उसके बाप का नाम क्या है, ये उसका स्टेटस है। उसकी कास्ट क्या है, ये उसका स्टेटस है। तो ये सारी की सारी एस्क्राइब्ड स्टेटस की एग्जाम्पल हैं। दूसरा है हमारा इसका जो डिटर्मिनेशन है एस्क्राइब्ड स्टेटस की, वो किन किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रही होती है। एक एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री में आ जाएगी हमारे के अबाउट दाद क्या है, उसकी लिजिटिमेसी और इलिजिटिमेसी जो है बचेगी, उसको देखा जाएगा। तो इससे उसकी डिटर्मिनेशन की जाएगी, तो ये भी उसका स्टेटस होगा। उसके बाद उसकी देखा जाएगा कि उसकी सेक्स क्या है, मेल है वो या फीमेल है, ये भी उसका स्टेटस है। फिर उसकी कास्ट क्या है, ये भी उसका स्टेटस है। एज क्या है उसका, ये भी स्टेटस है। और दूसरी हमारी टाइप आ जाएगी स्टेटस की अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस ऐसा स्टेटस है जो एक इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल करता है। कि एक बंदा एजुकेशन हासिल करने के बाद उसको जॉब मिल जाती है, और जॉब मिलने के बाद जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आएगा तो वो उसका होगा अचीव्ड स्टेटस। और जब कोई बंदा अचीव्ड स्टेटस उसको मिल जाता है तो उसका जो पीछे वाले तमाम स्टेटस हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे ये इन दोनों में डिफरेंस, जैसे ही अचीव्ड स्टेटस मिलेगा तो फिर उस बंदे की जान पहचान, उसको मिलना मिलाना सारा उसकी उसी स्टेटस के हिसाब से होगा। जैसे अगर कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टर बनने से पहले उसको लोग जो थे उसके वालिद के नाम से जानते थे कि कभी किसी ने मिलने आना तो कहना है कि हमें फलां के बेटे को मिलना है। तो जैसे ही उसने डॉक्टर बन गया, प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, तो फिर कोई उससे मिलने जाएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि हमने फलां के बेटे को मिलना है, बल्कि वो ये कहेंगे कि हमने फलां जो डॉक्टर हैं हमने उनको मिलना है। तो इससे ये क्या होगा? उसका अचीव्ड स्टेटस होगा। तो उसके बाद है कि एक मास्टर स्टेटस की हेडिंग है इसमें कि मास्टर स्टेटस क्या होता है। तो कहते हैं इन सोशियोलॉजी मास्टर स्टेटस रेफर्स टू अ प्राइमरी और कोर सोशल पोजीशंस दैट सुपरसीड्स ऑल अदर स्टेटसेस मेकिंग अप अ पर्सन्स आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी। तो मास्टर स्टेटस जो है वो अचीव्ड स्टेटस के साथ ही मिलता जुलता है कि जब ये मास्टर स्टेटस बंदे को मिल जाता है तो पीछे वाले जो तमाम स्टेटस है उसके वो तमाम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हम पढ़े थे कि एस्क्राइब्ड स्टेटस में उससे क्या आ जाएगा, किसका बेटा है, उसकी ज़ात क्या है, उसका नाम क्या है, उसका ख़ानदान क्या है। तो ये उसके तमाम जो स्टेटस थे उसके अचीव्ड स्टेटस के बाद ही ख़त्म हो गए, और उसका अचीव्ड स्टेटस जो होगा उसका मास्टर स्टेटस कहलाएगा। तो उसके बाद इस चैप्टर में है एक रोल का टॉपिक है। तो रोल कहते हैं क्या? रोल इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेटस। कहते हैं जो कोई बंदा जिस स्टेटस को एंजॉय कर रहा होता है, जो उसकी पोजीशन होती है, वो जो उसके मुताबिक अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा वो उसका क्या कहलाएगा? रोल। आगे से रोल की कुछ एग्जांपल्स हैं, रोल की कुछ टाइप्स हैं। रोल सेट है, रोल कन्फ्लिक्ट है, रोल स्ट्रेन है और रोल एग्जिट है। अब सबसे पहला है कि रोल सेट क्या है। रोल सेट का मतलब ये है कि अगर एक बंदा एक से ज़्यादा स्टेटस एंजॉय कर रहा है एक टाइम में, तो उसने क्या किया होता है? उसने एक टाइम मैनेज किया होता है कि उसने किस टाइम में कौन सा काम करना है। तो जैसे हम एक उसकी टीचर की एग्जांपल ले लेते हैं कि टीचर की एग्जांपल तो नहीं, चले हम लाइट एग्जांपल इसमें फिट कर लेते हैं रोल सेट में कि एक टाइम में वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, दूसरे टाइम में अगर वो कहीं पे टीचिंग वगैरह कर रहा है तो वो उसके 2 स्टेटस हो गए, यानी कि एक वो टीचर है और एक वो लायर है। तो उसने एक टाइम फिक्स किया होगा कि किस टाइम में उसने प्रैक्टिस करनी है और किस टाइम में उसने टीचिंग करनी है, और जो जिस टाइम वो टीचिंग कर रहा होगा या प्रैक्टिस कर रहा होगा वो उसका क्या कहलाएगा? रोल सेट। यानी कि उसका जो स्टेटस था उसके
फंक्शन के हिसाब से उसने अपनी सेटिंग की हुई है कि उसने कब कब कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो उसका रोल सेट में आएगा। उसके बाद है इसकी नेक्स्ट टाइप है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि जब एक बंदा एक से ज़्यादा काम कर रहा होगा, एक से ज़्यादा स्टेटस परफॉर्म कर रहा होगा, तो जो उनमें टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी या उसकी जो है फिजिकली उसको परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये उसका क्या कहलाएगा, रोल कन्फ्लिक्ट। कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू डिफरेंट रोल्स हैपन टू अकर इन अ सोशल सिचुएशन इट इज कॉल्ड रोल कन्फ्लिक्ट। यानी कि एक टाइम में अगर एक बंदे को एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म करने पड़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसमें रोल कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो आगे रोल कन्फ्लिक्ट की एग्जांपल्स काजेस बताई हुई हैं उन्होंने कि क्या क्या काजेस हैं, क्या क्या वजूहात हैं जिनके तहत रोल कन्फ्लिक्शन में इजाफा होता है। पहली है एक्स्ट्रा बिजी लाइफ ड्यू। रोल कन्फ्लिक्ट जो है उसकी क्या वजह है, एक जब एक बंदा एक से ज़्यादा स्टेटस परफॉर्म कर रहा होता है, एक से ज़्यादा जो है वो रोल परफॉर्म कर रहा होता है, तो उससे उसकी जो लाइफ है वो एक्स्ट्रा बिजी हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर रोल कन्फ्लिक्शन आती है। नेक्स्ट इसकी कॉज है कि इनकम्प्लीट और वीक सोशलाइजेशन। इससे क्या होता है कि जब एक बंदे को एक से ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, तो जैसे हम एक स्टूडेंट की भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक टाइम में वो स्टूडेंट भी है, फिर उसको वो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा रहा है, इसके अलावा वो घर के भी काम कर रहा है, तो यानी कि उसको एक टाइम में एक से ज़्यादा काम करने पड़े, एक से ज़्यादा उसको स्टेटस है, एक से ज़्यादा वो रोल प्ले कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो एक हम प्रॉपर सोशलाइजेशन कह सकते हैं एक बंदे में आएगी, वो नहीं उससे आती, तो इससे क्या होता है इनकम्प्लीट और वीक सोशलाइजेशन जो है वो सोसाइटी में पैदा होती है। उसके बाद क्या है न्यू सोशल वैल्यूज़, कि एक बंदा अगर एक ही काम करे तो जो न्यू सोशल वैल्यूज़ हैं उनके साथ उसकी जान पहचान रहती है, उनसे उसकी वाकफियत होती रहती है, तो वो नया चेंज लाता रहता है सोसाइटी में। तो अगर एक बंदा एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहा होगा तो इससे क्या है जो न्यू सोशल वैल्यूज़ हैं उससे वो बाखबर रहेगा, तो ये भी एक वजह है रोल कन्फ्लिक्ट की। उसके बाद है मटेरियल डिज़ायर, कि हम एक से ज़्यादा रोल क्यों प्ले करते हैं, कि जिन बंदे की मटेरियल डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं वो अपने उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उसकी तस्कीन के लिए ज़्यादा रोल परफॉर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से रोल कन्फ्लिक्शन पैदा होती है। उसके बाद वायलेशन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़, इसमें यह है कि जब हम एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है जो हमारे ऊपर रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जैसे हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने का हमारे मज़हब ने कहा है, तो इससे उसकी वायलेशन होती है, यानी कि हमें अपने काम के साथ ही ज़्यादा मतलब होता है, हम अपनी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको फरामोश कर देते हैं, तो ये भी एक वजह है रोल कन्फ्लिक्ट की। उसके बाद है इसकी नेक्स्ट हेडिंग है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट, क्या क्या इसके नताइज होंगे जब रोल कन्फ्लिक्शन जो है वो पैदा होगी। तो पहला है टेंशन एंड वरी, जब हम एक से ज़्यादा काम से अंजाम दे रहे होंगे, एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उससे हमारे लिए टेंशन और हमारी वरी में इजाफा होगा। उसके बाद पुअर डिसीजन परफॉर्म, कि एक काम करने के बाद दूसरा काम करने में हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वीक हो जाएगी, तो ये एक उसका नतीजा निकलेगा। उसके बाद स्लीपलेसनेस, जब हम एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली जो फिजिकल कैपेसिटी है हमारी वो कम होगी, हर टाइम बंदे को जैसे नींद आई रहती है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होंगी, तो ये भी एक नतीजा है रोल कन्फ्लिक्ट का। उसके बाद शॉर्ट टेम्परामेंट, इंसान की बर्दाश्त जो है वो बहुत कम हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है जब वो जो कोई बंदा एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहा हो। तो उसके बाद इल हेल्थ, उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। तो उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स इसकी बढ़ती हैं तो रोल कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो एंड में इसका सोल्यूशंस ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट, रोल कन्फ्लिक्ट के क्या क्या सोल्यूशंस हैं। पहले हमने कॉजेज देखी, फिर कॉन्सिक्वेंसेज देखे, अब हम देखते हैं कि कैसे कुछ सोल्यूशंस हैं। पहला है कि सिंपल लाइफ, पीछे हमने पढ़ा था कि एक वजह है मटेरियल डिज़ायर, मटेरियल डिज़ायर की वजह से हमें रोल एक से ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ते हैं और उस वजह से हमारी जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में। तो कहते हैं कि सिंपल लाइफ ही इंसान गुजारना शुरू कर दे, मटेरियल डिज़ायर ही खत्म हो जाए, तो उससे क्या है रोल कन्फ्लिक्शन खत्म होगी। उसके बाद है सोशलाइजेशन, कि हम प्रॉपरली जो हमारी सोसाइटी का एक कस्टम है उसको फॉलो करते हैं, उसी के मुताबिक हम अपनी लाइफ गुजारें, तो इससे भी रोल कन्फ्लिक्शन खत्म होती है। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ रोल परफॉर्मेंस, कि हमें किस टाइम में क्या रोल परफॉर्म करना है, कितना टाइम लगाना है, हमें अपने रेस्ट के लिए टाइम निकालना है, हमें अपने काम के लिए टाइम निकालना है। तो इस तरह से जब हम प्रॉपरली ट्रेनिंग लेंगे, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसके तहत भी क्या होता है रोल कन्फ्लिक्शन में कमी होती है। तो उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर, के जब हम एक से ज़्यादा रोल परफॉर्म करना चाहते हैं, स्टेटस एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर काम खुद करें, इसकी बजाय हमें लेबर को अपॉइंट कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा डिवाइड हो जाए और हमारे ऊपर से बर्डन कम हो, तो इस तरह से भी रोल कन्फ्लिक्शन खत्म की जा सकती है।
उसके बाद है सोशल प्लानिंग कि हमें अपने रोल परफॉर्म करने के लिए, रोल कन्फ्लिक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें प्रॉपरली सोशल प्लानिंग करनी चाहिए। इस तरह से भी रोल कन्फ्लिक्शन काम हो सकती है। तो जो नेक्स्ट टाइप है रोल की, पहले हमने रोल सेट देखा, रोल कन्फ्लिक्ट देखा, और उसके बाद हमारी रोल से ट्रेन की। तो रोल से ट्रेन कहते हैं कि जब एक बंदा एक से ज़्यादा स्टेटस परफॉर्म कर रहा होता है, तो जैसे स्टूडेंट है, वो एक टाइम में स्टूडेंट भी है और रोटेशन भी पढ़ा रहा है, तो उसके 2 स्टेटस हो गए। तो अब ऐसा होगा कि जब उसकी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो जाएगी, उसने वो स्टेटस अपना बिल्कुल छोड़ दिया, ख़त्म हो गया उसका, और उसने एक ट्यूशन पढ़ाने का जो है स्टेटस अपना एंजॉय कर रहा है अब, तो जो वो नया स्टेटस अडॉप्ट करेगा वो उसका रोल से ट्रेन होगा, और जो वो स्टेटस अपना छोड़ देगा वो उसका क्या होगा, रोल एग्जिट होगा। तो आगे जो रोल एग्जिट और रोल से ट्रेन, ये दोनों ही हमारे इसके साथ क्लियर हो गए कि जो वो अपने स्टेटस जिसको एंजॉय करेगा, मौजूदा तौर पे अपना लेगा, मौजूदा वक्त में वो उसका रोल से ट्रेन होगा, और जिस स्टेटस को वो छोड़ देगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, रोल एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 7 आज हमने नहीं करना, तो उसके बाद चैप्टर नंबर 8 भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 9 है हमारा सोशल ग्रुप्स पे। तो सोशल ग्रुप्स पे हम देखेंगे ये कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स हैं इसकी। तो सोशल ग्रुप्स कहते हैं कि whenever 2 or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group। कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनकी गुफ्तगू का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, तो वो क्या कहलाएंगे, सोशल ग्रुप्स। तो आगे सोशल ग्रुप्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, प्राइमरी ग्रुप्स हैं, सेकेंडरी हैं, मेंबरशिप ग्रुप, नॉन मेंबरशिप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप। तो अब सबसे पहले है कि प्राइमरी ग्रुप, ये कौन से ग्रुप हैं। प्राइमरी ग्रुप की ये ऐसे ग्रुप हैं कि जो जिनमें फेस टू फेस इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। तो इनकी सोशल ग्रुप वाली ही जो डेफिनेशन है प्राइमरी ग्रुप में वो आएगी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, मिलते हैं इससे, तो इससे क्या होता है, सोशल ग्रुप होते हैं। तो ये जो सोशल ग्रुप हैं, ये इनकी जो इब्तदाई शेप होगी यही प्राइमरी ग्रुप में फॉल करेगी। तो इसकी आगे से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमरी ग्रुप की, वो क्या हैं कि पहले फेस टू फेस इंट्रैक्शन के प्राइमरी ग्रुप में आपस में लोगों की फेस टू फेस इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जो सेकेंडरी ग्रुप में वहाँ पे ये होता है कि लोगों की फिजिकल इंटीमेसी जो है वो कम होती है। तो जबकि प्राइमरी ग्रुप में वो उनके आपस में मिलना मिलाना इसमें, क्योंकि इसकी एग्जांपल जो हैं प्राइमरी ग्रुप की वो है फैमिली, नेबरहुड, प्ले ग्रुप, तो गॉसिप ग्रुप। तो ऐसे जो मेंबर्स हैं ये दिन में कई दफ़ा और हर टाइम में बल्कि इकट्ठा गुजारते हैं अपना टाइम, तो ये प्राइमरी ग्रुप में आएंगे। तो इस वजह से इनमें क्या है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जैसे हम अपनी फैमिली में अपने घर जाते हैं तो हम तमाम लोगों को मिलते हैं, तो हम उनकी तमाम जो परेशानियां हैं, उनके जो मामला हैं वो ठीक चल रहे हैं, तो हम सबका अंदाज़ा लगा लेते हैं मिलने के बाद। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद है इंटीमेसी। प्राइमरी ग्रुप में काफ़ी हद तक इंटीमेसी पाई जाती है, वाक़फ़ियत पाई जाती है कि एक दूसरे के हालात जो है वो मुकम्मल तौर पर जानते हैं एक दूसरे के हालात को। उसके बाद है म्यूचुअल एड एंड हेल्प कि प्राइमरी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें आपस में म्यूचुअल एड करने की और एक दूसरे की हेल्प करने की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी ग्रुप की। उसके बाद है कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। तो इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे को उसके नाम से, उसके काम से, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके हालात से अच्छी तरह से वाकिफ रखते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी ग्रुप की। उसके बाद है वही फीलिंग। कहते हैं प्राइमरी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें वही फीलिंग्स के एहसास होते हैं, उनमें मतलब वो एक दूसरे का दुख दर्द वो अपना ही दुख दर्द तस्लीम मान रहे होते हैं। तो इनमें वही फीलिंग्स वाली जज्बात पाए जाते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी ग्रुप की। उसके बाद स्मॉल एंड साइज में कुछ स्मॉल हैं। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस, वही बात की में जो है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी वो ज़्यादा पाई जाती है। फिर फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शन हमने पीछे चैप्टर पढ़ा था, तो इनमें फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शन होती है क्योंकि ये दिन में बार बार एक दूसरे से मिलते हैं, हर टाइम मिलते रहते हैं, तो इनमें फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शन पाई जाती है। पर्सनल रिलेशंस होते हैं इनके अपनी प्राइमरी ग्रुप वालों के। तो उसके बाद सिमिलैरिटीज़ ऑफ बैकग्राउंड, ज़्यादातर इनके जो बैकग्राउंड हैं वो भी सिमिलर होते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी ग्रुप की। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रुप। तो सेकेंडरी ग्रुप ही ऐसे ग्रुप हैं जो किसी इंसान के तजुर्बे की वजह से उनके आपस में बनते हैं, ताल्लुकात बनते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं, सेकेंडरी ग्रुप में फॉल करेंगे। जैसे कहते हैं कि ऑकबर्न निम्कॉफ कहते हैं कि ग्रुप्स विच प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस
लैकिंग इन इंटीमेसी कैन बी कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप्स। कहते हैं वो वाले ग्रुप्स जो अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेकिन इनमें इंटीमेसी कम होती है, ऐसे ग्रुप क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी ग्रुप। तो इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो सवाल है वो सेकेंडरी ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं। जो भी सवाल पूछा जाए तो उसमें यही उसको उस तरह से आपने मैनेज कर लेना। तो उसके बाद इसकी सेकेंडरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली है कि लार्ज इन साइज, के ये साइज में जो है वो काफ़ी लार्ज होते हैं। तो इनमें 1000 और पीपल जो है वो काम कर रहे होते हैं किसी फर्म में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑफिस में, तो इसलिए ये लार्ज इन साइज हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंडरी ग्रुप की। उसके बाद लेस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, इनमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है वो ज़्यादा नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनका एक टाइम फिक्स हो कि इन्होंने दिन में 5 घंटे इकट्ठे काम करना है या इन्होंने हफ्ते में 2 दिन इकट्ठे काम करना है, तो इसलिए बार बार इनकी इंट्रैक्शन नहीं होती, तो इस तरह से इनकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है वो कम होती है। उसके बाद इन पर्सनल और सेकेंडरी रिलेशंस, इनके ज़ाती किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं होते बल्कि इनके एक्सपीरियंस, इनके ऑफिस फेलो होने की वजह से इनके साथ ताल्लुकात होते हैं, तो इसलिए इन पर्सनल है। ये कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंडरी ग्रुप की। उसके बाद है मेंबरशिप। ये ऐसे ग्रुप हैं कि जहाँ पे जो मेंबरशिप है वो अपनी मर्जी से हमें लेना पड़ती है। जो हमारे प्राइमरी ग्रुप है वहाँ पे मेंबरशिप हमारी शुरू से ही चली आ रही होती है, यानी कि हम जिस फैमिली में पैदा हुए वहाँ पे तो हमारी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली होती है। तो जो प्राइवेट सेकेंडरी ग्रुप वाले यहाँ पे हमें अपनी मर्जी से, अगर हम किसी इदारे में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम खुद जाएंगे जॉब लेने के लिए, तो अपनी मर्जी के साथ हम जाके वहाँ पे उस इदारे की मेंबरशिप लेके उसके मेंबर बनेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक एंड्स आर इंटरेस्ट के सेकेंडरी ग्रुप जो हैं इनका स्पेसिफिक एंड होता है। प्राइमरी ग्रुप का कोई स्पेसिफिक एंड नहीं होता, वो हमेशा चलते रहते हैं, वो सारी ज़िंदगी इंसान का हिस्सा होते हैं। यहाँ भी हो सकता है कि हमने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया हो एक दूसरे के साथ और वो खास कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद हमारे जो रिलेशन है, हमारी जो मेंबरशिप है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इनकी एक स्पेसिफिक एंड और इंटरेस्ट होता है सेकेंडरी ग्रुप का। उसके बाद है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, कि इनके साथ कोई भी डायरेक्ट किस्म की कम्युनिकेशन नहीं होती, कि इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन जब भी हम किसी से मिलेंगे या हम किसी के साथ फ़ोन पर बात करेंगे, पहले हाल चाल पूछेंगे किसी का, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू पे आएंगे। जबकि प्राइमरी ग्रुप में हमें इतनी हेजिटेशन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे डायरेक्टली हम तमाम मामलों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है सेकेंडरी ग्रुप की। उसके बाद है सोशल कंट्रोल। यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट का सिस्टम होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है तमाम ग्रुप को। तो इसकी जो है वो एग्जांपल है कि जैसे क्लास फेलोज हैं, प्लेमेट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम पॉलिटिकल पार्टीज, ये एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी ग्रुप की। तो उसके बाद है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप से मुराद वो वाले ग्रुप हैं कि जहाँ पे हमारी वही फीलिंग होगी हमारी, वही अनदे के जो हैं वो अल्फाज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो वही जहाँ पे हम लगाएंगे वो इन ग्रुप होंगे और जहाँ पे हम दे के इस्तेमाल करेंगे वो हमारे आउट ग्रुप में फाल करेंगे। तो बेसिकली जो तमाम ग्रुप्स हैं सोशल ग्रुप्स, इन सब का किसी न एक दूसरे के साथ लिंक ज़रूर है। हो सकता है जो इन ग्रुप हैं वो हमें प्राइमरी ग्रुप भी लग रहे हों या जो आउट ग्रुप हैं वो हमें सेकेंडरी ग्रुप भी लग रहे हों। तो ये इन्होंने इस एम्बिग्युइटी को ख़त्म करने के लिए अलग-अलग से इन्होंने ग्रुप बना दिए हैं। तो अगर ये ऐसा लग रहा है कि इन ग्रुप जो है वो प्राइमरी ग्रुप वाले भी लग रहे हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं इतना खास पड़ता। उसके बाद हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो फॉर्मल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं कि जहाँ पे हमें मेंबर बनने के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है और उन टर्म्स और कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद हम उस ग्रुप के मेंबर बनते हैं। जैसे यूएनओ है, तो यूएनओ का मेंबर बनने के लिए जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएनओ का, पहले हमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, फिर हम मेंबर बनेंगे। तो दूसरा है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं कि जहाँ पे इन ग्रुप्स के मेंबर बनने के लिए हमें किसी किस्म की फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हमने किसी मेले में जाना है तो वहाँ पे हमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाएंगे, जाके तो मेला एंजॉय करेंगे। या हमने किसी मतलब इसके अलावा किसी जाना है, बाजार वगैरह में जाना है, तो वहाँ पे भी हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप में आएंगे। उसके बाद रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं कि जिनकी मेंबरशिप लेने के लिए पहले हमें किसी के रेफरेंस की ज़रूरत होती है कि वहाँ पे हमें फ़लाँ ने भेजा है या फ़लाँ काम के लिए हम आए हैं, फ़लाँ मकसद है हमारा। तो फिर हम आके, तो जैसे हम कॉलेज में किसी में एडमिशन लेने के लिए जाएँ तो हम वहाँ पे जाके पहले इस चीज़ का रेफरेंस देंगे कि पहले हम कहाँ से स्टडी कर रहे थे, कितनी हमारी क्वालिफिकेशन है, अब हमने यहाँ पे जो है वो तालीम जारी रखनी है।
तो ये हमारा रेफरेंस ग्रुप में आ जाएगा। तो ये जो रेफरेंस ये फॉर्मल ग्रुप में भी फॉल कर जाता है, क्योंकि किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें उसकी टर्म्स और कंडीशन को पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए ये फॉर्मल ग्रुप भी होगा और रेफरेंस ग्रुप में भी होगा। उसके बाद है एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं कि जो कल्चर की बेस पे हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि जो जैसे हम सोसाइटी में रहते हुए जो हमारे सोसाइटी के कल्चर हैं, हमने उनको उस कल्चर के मुताबिक सोसाइटी में रहना है, तो फिर हमें लोग वहाँ पे अमन तरीके से रहने देंगे, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से ऐसे ग्रुप जो हम अपने कस्टम्स सोसाइटीज़ के लिहाज से अपने ऊपर जिनको हमने इम्प्लीमेंट किया होता है, तो ये वाले ग्रुप क्या कहलाएंगे, एथनिक ग्रुप। उसके बाद है कास्ट। कास्ट ग्रुप ऐसे होते हैं जिनकी जो राजपूत हैं, जट हैं, जो इसके अलावा जो मुख्तलिफ कास्ट के लोग हैं, उनके अलग से जो कास्ट के लिहाज से उनकी पहचान होगी, वो उनका ग्रुप भी कहलाएगा। उसके बाद है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं कि जहाँ पे ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, यानी कि जो अपोजिट ग्रुप्स हैं, कि उसमें जैसे हाई क्लास पीपल के लोगों का कोई ग्रुप है, तो वो हमारा प्रेशर ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद है वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप है कि जहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है किसी काम को सर अंजाम देने के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो की होगी जिन लोगों ने, उन लोगों के ग्रुप को कहा जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। उसके बाद है क्लब ग्रुप। क्लब भी मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए होते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपर्पज़ के लिए क्लब चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए, उन क्लब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमें उसके जो तमाम टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह उनको पूरा करने के बाद जब हम उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो वो हमारा क्लब ग्रुप कहलाएगा। तो इसमें इस चैप्टर में बेसिकली हम यही चीज़ जो सोशल ग्रुप्स में हैं यही हमें डिस्कस करना था। तो इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 10 की तरफ। तो चैप्टर 10 है हमारा डेविएंस पे। डेविएंस पे सवाल पूछा जाता है अक्सर। तो डेविएंस में फिर आगे हमारे क्राइम्स आ जाएंगे। तो ये सारी हम चैप्टर 10 में चीज़ें देखते हैं। अब ये है कि डेविएंस क्या है। डेविएंस का मतलब ये है कि जो सोसाइटी में रहने के लिए कस्टम्स और नॉर्म्स बनाए गए हैं, उनकी जो बंदा वायलेशन करेगा तो उस वायलेशन को हम क्या कहेंगे, डेविएंस। जैसे हम हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो पाकिस्तानी के ऊपर आयद होती हैं, जो कि बंदा उनकी वायलेशन करता है तो वो क्राइम कहलाता है। तो इसी तरह से जो सोसाइटी के कस्टम्स और नॉर्म्स हैं जो कि बंदा उनकी वायलेशन करेगा वो क्या कहलाएगा, डेविएंस। तो आगे जाकर उन्होंने डेविएंस, क्राइम और सोशल कंट्रोल को अलग से भी जो है वो डिस्कस किया है। तो डेविएंस बेसिकली वही हुआ कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स और कस्टम की वायलेशन करेगा। फिर उसके बाद क्राइम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो हमारा लॉ है, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट है, जब हम उसकी वायलेशन करेंगे तो उस वजह से क्राइम कमिट्स होंगे। उसके बाद है सोशल कंट्रोल के, जो कोई बंदा क्राइम कमिट करता है उसके ऊपर एक ऐसी अथॉरिटी भी बैठी हुई है कि जो उसको मना करने के लिए, उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वर्क कर रही होती है, यानी कि उसको सजा या उसको जजा देने के लिए बैठी होती है। तो इस तरह से ये 3 बेसिक चीज़ें जो एक सोसाइटी में नॉर्मल हालात में चल रही होती हैं। तो उसके बाद है क्राइम क्या है। क्राइम वही आ जाएगा, वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का क्राइम। तो इसकी आगे से मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। तो ये वाइट कॉलर क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो जो पहली इसकी टाइप है, आगे है सोशियोलॉजिकल लुक एट। तो जो पहली टाइप है इसकी क्राइम की, वो क्या है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स। के कुछ ऐसे क्राइम हैं जो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के खिलाफ होते हैं, जैसे कि मर्डर कर देना किसी का, या एग्रीवेटेड असाल्ट, किसी को डराना धमकाना, रेप करना, रॉबरी करना, या पर्सनल क्राइम्स। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स कहलाएंगे। ये भी सोसाइटी में फॉलो करते हैं। उसके बाद है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कुछ यानी कि उन्होंने क्राइम को पर्सन्स के लिहाज से, प्रॉपर्टी के लिहाज से, मोरालिटी की मुख्तलिफ टाइप्स के लिहाज से उन्होंने अलग कर दिया ताकि हम क्राइम की डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकें। तो दूसरा हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब क्या करते हैं, थेफ्ट करता है कोई बंदा, या फिर वो लार्सनी करता है, चीज़ें छीनता है दूसरे से, या फिर डिकेटी करता है, रॉबरी कमिट करता है, कि तो ये तमाम के तमाम ऑफेंस क्या कहलाएंगे, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहलाएंगे। उसके बाद है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। तो ये ऐसे हैं कि कुछ हमारे ऊपर मोरालिटीज़ हैं जिनको हमें फुलफिल करना पड़ता है सोसाइटी में। तो
जैसे कि हमारे ऊपर हमारे इस्लाम ने कुछ जिम्मेदारियां आयद की हैं, हमारे बड़ों ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं कि हमें इन अखलाकियत के अंदर रह के काम करना है। तो जब हम उनकी वायलेशन करेंगे, कोई प्रोस्टिट्यूशन, कोई ऐसा जलील किस्म का काम करेंगे, तो इस तरह के क्राइम्स को क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी कहा जाएगा। उसके बाद है वाइट कलर क्राइम। वाइट कलर क्राइम जैसे लोग कमिट करते हैं जो हाई सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे लोग क्राइम कमिट कर भी लेते हैं। क्राइम कमिट करने के बाद ये रहते फिर सीधे के सीधे हैं, जैसे उन्होंने किसी किस्म का कोई क्राइम कमिट नहीं किया। तो उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे क्राइम्स को कहा जाता है जिसमें कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वो क्राइम कमिट करने के लिए प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक तरीकाकार बनाते हैं, तो फिर उसके तहत वो क्राइम कमिट करते हैं। तो ऐसे क्राइम कमिट करने वालों को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाएगा। तो उसके बाद है इसी चैप्टर के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आ जाता है कि 3 अदारे ऐसे हैं, बेसिकली 3 ऐसे अदारे हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमारी पुलिस है, तो जुडिशरी है, और जो है इसके अलावा पुलिस प्रोसिक्यूशन है। यानी कि 3 प्रोसिक्यूशन, पुलिस और जुडिशरी, ये 3 ऐसे बेसिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो इनके अलावा हमारा आ जाता है इसमें, इस चैप्टर में यही बेसिकली चीज़ें थी।